हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज जूनियर असिस्टेंट मेंस में दोस्तों मैं मेमोरी टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरा थ्योरेटिकल का दोस्तों पहला वीडियो होगा और आपको एक ही सेट में दिखाऊंगा कि मेमोरी से तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं एक सेट में। सिर्फ 2025 वाला जो पेपर हुआ था अभी सबसे लेटेस्ट, उसमें तीन क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ किससे मिल रहे हैं? मेमोरी से मिल रहे हैं। वो मैं आगे लगा रखा हूं। आइए पहले मेमोरी को अच्छे से खत्म किया जाए। जहां जहां से क्वेश्चन आएंगे सिर्फ वही डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि आपका फीस पेमेंट आ गया है दोस्तों। फीस पेमेंट जो भी अभ्यर्थी नहीं किए हैं वो कल से शुरू हो गया है। आप अपनी फीस पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। और 1 फरवरी को आपका एग्जाम है, ठीक, ध्यान रखिएगा। 1 फरवरी को आपका एग्जाम है। हाँ, अब आइए मेमोरी को आज खत्म कर देता हूं पूरा। एक वीडियो उठाऊंगा और एक पूरा का खत्म कर दूंगा एक दिन में। आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ अ डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट। देखिए कंप्यूटर मेमोरी क्या करती है, समझिए। जैसे आपका कंप्यूटर, मैं आपसे रिलेट करता हूं, ठीक है। आप क्या करते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं तो वो स्टोर होता है, ठीक है, स्टोर होता है ना। जब आपका पेपर होता है, मान लीजिए वो आउटपुट है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आते हैं आप उसमें कुछ प्रोसेसिंग करते हो। मान लीजिए जो क्वेश्चन आया उसका आप जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ करते हो ना, तभी तो आप उसका आंसर लगाते हो, ABCD। समझ लीजिए वही है ये मेमोरी। देखिए क्या लिखा है, कंप्यूटर मेमोरी स्टोर डाटा, अपने डाटा को स्टोर रखता है। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा क्या होता है? रफ फिगर एंड फैक्ट्स। डाटा क्या होता है, इसके प्रीवियस में मैं ये सब कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों पढ़ाया, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। रफ फिगर एंड फैक्ट्स, ठीक है। ये क्या होता है? डाटा होता है, जिसमें एग्जांपल में देख लीजिए स्मॉल a टू स्मॉल z, ठीक है, कैपिटल A टू कैपिटल Z, ठीक, 1 2 3, कोई स्पेशल सिंबल आ गया, @ आ गया, हैच आ गया, ये सब डाटा है। इंस्ट्रक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ कमांड। क्या है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ कमांड। तो फिर कमांड क्या है? कमांड है दोस्तों कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। इसी को कहते हैं इंस्ट्रक्शन को दोस्तों मीनिंगफुल डाटा नोन एज इंस्ट्रक्शन। ठीक, समझ में आया इतनी बातें? तो इसको देखिए, इनकी जरूरत कब पड़ती है आपके दिमाग में? मान लीजिए आपकी जो डाटा फीड है उसको कब? प्रोसेसिंग के दौरान। तो वही कह रहा है रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड देन आपको आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। हिंदी में देखिए, दो बाइलिंगुअल बोला हूं तो बाइलिंगुअल आपको कंटेंट दूंगा। किसी भी निर्देश, सूचना और परिणाम को कलेक्ट करके रखना ही क्या है? मेमोरी है। मेमोरी दो पार्ट होते हैं। पिछले वीडियो में भी हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया था जब आपका क्वेश्चन डिस्कस किया था। मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होती है इंटरनल मेमोरी, उसी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये यहाँ पे मैं चार्ट लगा रखा हूं, देखिए यहाँ पे देखिए, प्राइमरी मेमोरी को ही वोलाटाइल कहते हैं। यहाँ ये वाला चार्ट थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल और सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से बनते हैं। नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल। प्राइमरी मेमोरी को ही प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक ये मेमोरी में डाटा रहता है। उसके बाद जैसे आप ऑफ कर देते हैं, सारा का सारा सेकेंडरी मेमोरी में चला आता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों? स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। स्टोरेज मेमोरी, ठीक है, स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। स्टोरेज मेमोरी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने दो चीजें बताया, लेकिन इनके फिर से पार्ट बने तो रैम हुआ, रोम हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म लिखते जाइए। इधर मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। देखिए रैम के फिर से दो पार्ट हुआ, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, इसमें रिफ्रेश की जरूरत होती है। इससे भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है, आपके पेपर में। यहाँ पे देखिए रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान
मेमोरी में डाटा फीड कर दिया जाता है उसे इरेज आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। और जब नहीं इरेज कर सकते मतलब कि रोम कैसा है दोस्तों, नॉन वोलेटाइल में, ध्यान रखिएगा। और ईपी रोम को अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब इरेजेबल प्रोग्राम, इरेजेबल ईपी रोम होता है, ये ई रोम लिखा है, ईपी रोम होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको यूवी रेज के तहत हम इसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। और ये होता है दोस्तों ईईपी रोम, ठीक है, यहां भी गलत है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यही है दोस्तों फ्लैश ड्राइव, यही क्या है, फ्लैश ड्राइव है, ठीक, ध्यान रखिए। और यही है दोस्तों पेन ड्राइव आपकी। तो इसमें ज्यादा डिटेल से बताने की अभी जरूरत ही नहीं है, समझ में आया। मैग्नेटिक में फ्लॉपी डिस्क आएगा, मैग्नेटिक टेप आएगा, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। इसी में हार्ड डिस्क भी आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, HDD। और यहाँ पे ऑप्टिकल मेमोरी में CD, DVD, ब्लू रे डिस्क। इतना आपका कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्ट बन गया है। तो आगे चलिए, आगे हवा में क्वेश्चन आप उड़ा देंगे, ठीक है, समझ में। मैंने कहा था ना जब मैं थ्योरेटिकल बताऊंगा तो एक एक चीज बताऊंगा और आपका टाइम को भी मैं ध्यान में रख के ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पे देखिए इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। द मेमोरी यूनिट दैट द कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड द मेन मेमोरी। जो मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से मतलब अटैच होगी, सीपीयू के लिए काम करेगी, वो है दोस्तों इंटरनल आपकी मेमोरी। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमें स्क्रीन पर कुछ मैसेज दिखाई देता है, यह मैसेज कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। मतलब कि इस मेमोरी को इंटरनल अथवा प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। मीन समझिए, आपका ये कंप्यूटर है, ध्यान से समझिएगा, ये कंप्यूटर है, आप ऑन की बटन दबा दिए तो आपका जो हार्ड डिस्क लगा होगा, हार्ड डिस्क या आपका एसएसडी लगा है, हार्ड डिस्क या एसएसडी लगा है, तो ये रैम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉपीड होता है दोस्तों, रैम में ओएस कॉपी होता है, समझ में है। आप कंप्यूटर को ऑफ कर दिए, ऑफ करने में ऑफ बटन, जैसे ही ऑफ बटन दबाए ये जो ओएस होती है वो फिर से हार्ड डिस्क में आ जाती है। मीन्स कि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक ही आपका तब तक ही आपका कंप्यूटर में रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी काम की, अदरवाइज प्राइमरी मेमोरी ब्लैंक हो जाती है, समझ में आया। वही चीजें आपको समझना है। अब आप अच्छी तरीके से समझ में शायद आ गया होगा। यहां देखिए मेन मेमोरी इज द वोलाटाइल, अभी बता चुका हूं वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन, अरे इंग्लिश में फिर लिखा जा रहा है, परिवर्तन, ठीक है। जिस मेमोरी में परिवर्तन होता है, एक बार डाटा कॉपीड हुआ फिर से इरेज हो गया ना, तो परिवर्तनशील मेमोरी, परिवर्तनशील हिंदी का शब्द है, परिवर्तनशील मेमोरी, ठीक है, परिवर्तन हो सके उसे कहते हैं वोलाटाइल नेचर की। इट मीन्स दैट व्हेन द पावर इज द टर्न ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी इज द लॉस फॉर एवर। मतलब कि जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर दिए तो आपका सारा मेमोरी का डाटा जो है खत्म हो गया, समझ में आया। रैम देखो, रैम क्या है, रैम इज द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी है रैम, किसकी, कंप्यूटर की। इट इज ए टाइप ऑफ द वोलाटाइल नेचर की, वोलाटाइल आपको समझ में आ गया। रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो वोलाटाइल में कलेक्ट डाटा पीसी के बंद होने के बाद समाप्त हो जाती है, समझ में आया। यहां पे देखिए द कलेक्टेड डाटा इन वोलाटाइल मेमोरी इज अ लॉस्ट आफ्टर द कंप्यूटर और पीसी इज अ टर्न्ड ऑफ, ठीक है। जो भी इसमें डाटा रहता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, वोलाटाइल में जब आप कंप्यूटर को बंद करते हो। रैम इज अ टर्न एज अ रीड राइट मेमोरी और यूजर मेमोरी दैट होल्ड्स रन टाइम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, समझ में आया। अब आप आ जाइए डायनेमिक मेमोरी में, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी, इसमें दोस्तों सबसे एक शब्द याद कर लीजिए आपको कि रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, बार बार क्वेश्चन यहां से बनेंगे आपको, ठीक है, आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। स्टैटिक में रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है, मतलब नो रिफ्रेशेबल, मतलब इसमें रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है स्टैटिक रैम में, समझ में आया। स्टैटिक ही चल रहा था ना, हाँ रैम में, मैं यहां लिख देता हूं स्टैटिक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक में रिफ्रेश की जरूरत, स्टैटिक यस रैम में
एस रैम में, जिससे आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, एस रैम में रिफ्रेश की नो रिफ्रेश, ठीक है, और डायनेमिक में रिफ्रेश की जरूरत होती है। देखिए डायनेमिक अर्थ गतिशील मेमोरी है, ठीक है। जैसे देखिए समझिए इसको अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए फिर आगे आप चलेंगे। देखिए ये है मेरा मेमोरी, ये है मेरा मेमोरी, ठीक है, ये मेरा मेमोरी है। अब इसको तो जानते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं ना। ये सब डाटा, ये ट्रैक है, ये क्या है, ये सेक्टर, ये ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है और ये सेक्टर है, और ये लेयर में डिवाइडेड होती है, इसी में डाटा रहता है। मान लीजिए यहां हमारे पास ये सब डाटा भरे हैं, ठीक है, यहां का 20 डाटा आप इरेज कर दीजिए, तो ये क्या होगा कि बाहरी जहां पे स्पेस पाएगा वो यहां पे खिसक के आ जाएगा। इसको आप डिलीट करेंगे तो यहां पे खिसक के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन और तैयार होता है, इंटरनल मेमोरी का घनत्व ज्यादा होता है आउटर मेमोरी से, ठीक है। इंटरनल मेमोरी का घनत्व ज्यादा होता है कंपैरिजन टू आउटर मेमोरी, आउटर लेयर का, ये आउटर लेयर, ठीक है, समझ में है। इंटरनल लेयर यहां लिख लीजिए, समझ में है इतना। अब आगे चलते हैं, देखिए वही यहां पे लिखा है, देखिए if the 20 data are collected in the dynamic RAM and then the middle 2 that are the erase, the remaining data are the automatically moved to the idle space and the space is the between the get used up or utilized। यदि 20 डाटा एकत्रित कर दिए जाएं और फिर उनमें से बीच में 2 डाटा को मिटा दिया जाए तो उनके बाद वाले बचे डाटा बीच के रिक्त स्थान में स्वतः चले जाते हैं और बीच का स्थान खाली का उपयोग हो जाता है। यह दोस्तों डायनेमिक रैम, इसीलिए इसमें रिफ्रेश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। डी रैम मस्ट बी रिफ्रेशेबल कंटिन्यूअसली टू स्टोर इंफॉर्मेशन, जबकि स्टैटिक रैम में रिफ्रेश की कोई जरूरत नहीं होगी। ये कहानी उसमें नहीं चलती है। ये आ गया यस रैम, इसमें बता ही चुका हूं, नो रिफ्रेश। अगर आपको और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज कह रहा हूं आपको कि मेरा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है बोर्ड पे, समझ में है। वहां से भी आप मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वहां आप अपने कोर्स के सिलेबस को छांट के पढ़ सकते हैं, सारा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा हुआ है आपके लेवल का। यहां पे देखिए द डाटा स्टोर इन द स्टैटिक रैम इज केप्ट स्टैटिक, मतलब यस रैम नीड्स नॉट टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। यस रैम में यदि डाटा स्टोर कर दिया जाए और फिर उसमें से बीच के 2 डाटा इरेज कर दिए जाएं तो उन आंकड़ों के बीच खाली स्थान में कोई डाटा खिसक कर नहीं आता है। वह खाली स्थान तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता है जब तक कि पूरी मेमोरी को वाश करके नए सिरे से काम शुरू ना कर दिया जाए। समझ में आ गया, यस रैम डी रैम खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ जाइए रोम में। देखिए रोम इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम कैसा है, नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में मतलब आप समझ लीजिए कि इसमें कोई भी चेंजेज नहीं होंगे, नो चेंजेज, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उस पे ध्यान दीजिएगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी प्रिजर्व डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, मतलब कंप्यूटर के बंद होने पे भी ये डाटा को अपने पास रखता है। रोम इज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर एज द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। रोम कब इंस्टॉल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। और रोम का बेस्ट एग्जांपल है, खैर लिखा होगा नीचे जरूर, रोम का बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों बायोस, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। यही आप में नया आप कोई कंप्यूटर खरीद के लाते हो तो एक डिब्बे के बराबर होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तभी आप उसमें काम कर पाते हैं। तो वो इसी के तहत दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल होता है कि कंप्यूटर पे, ठीक समझ में।
रोम एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसे कंप्यूटर के बंद होने पर भी डाटा को सुरक्षित रखती है। कंप्यूटर निर्माण के समय से ही स्थापित कर दिया जाता है, फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए बायोस नाम का प्रोग्राम रोम का एक एग्जाम्पल है जो कंप्यूटर के ऑन होने पर सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का इंस्पेक्शन और कंट्रोल करने का कार्य करता है। आया समझ में इतना? ठीक, अब देखिए यहां पे पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ टाइप ऑफ द फिक्स्ड मेमोरी। यह क्या है? फिक्स्ड मेमोरी है। ठीक है, पी रोम इज आल्सो कॉल्ड वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। यह एक वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है। ठीक है, पी रोम एक प्रकार का फिक्स मेमोरी होता है और पी रोम को वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः माइक्रो कंट्रोलर, वीडियो गेम्स, मेडिकल डिवाइसेस और HDMI आदि में किया जाता है। लेकिन ईपीरोम क्या है? इरेजेबल। पहले लग गया, देखिए इरेजेबल मतलब इसको इरेज कर सकते हैं। कैसे? यूवी रेज के तहत। अभी इसके पहले भी डिस्कस किया इसको। देखिए ईपीरोम इज आल्सो कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट ईपीरोम। इसको क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट ईपीरोम कहते हैं। डाटा इज ईपीरोम कैन बी इरेज और रीराइट, मतलब इसमें डाटा को इरेज किया जाता है फिर उसको रीराइट किया जाता है। इन ईपीरोम द डाटा इज इरेज बाय द अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, ईपीरोम को अल्ट्रा वायलेट ईपीरोम भी कहते हैं। इसमें डाटा को अल्ट्रा वायलेट लाइट द्वारा इरेज किया जा सकता है अथवा इसे फिर से लिखा जा सकता है। समझ में आया? अथवा इसे फिर से लिखा जा सकता है। यहां पे देखिए ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज यूज्ड टू स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। ये छोटे से डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। नो अदर डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू द इरेज और मॉडिफाइड प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन ईपीरोम। मतलब कोई अदर और डिवाइस की जरूरत नहीं होती इसको इरेज करने के लिए। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड द फ्लैश मेमोरी। इसी को कहते हैं। इट इज मेन यूज बाय द रिसर्च। ये किस में यूज होती है? ये रिसर्च में यूज होती है। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग कंप्यूटर में निम्न मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ईपीरोम एक प्रकार स्टोरेज किए गए प्रोग्राम को इरेज अथवा मॉडिफाइड करने के लिए अन्य डिवाइस, यहां पे गलत लिखा, अन्य डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है और इसी का एग्जाम्पल है दोस्तों पेन ड्राइव। ध्यान रखिएगा, यह एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें रैम और रोम दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब आ जाइए कैच मेमोरी। देखिए कैच मेमोरी को समझने से पहले थोड़ी सी बातें को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैच मेमोरी में लेयरिंग पाई जाती है, जैसे L1, L2 और L3। ठीक है, जैसे आप कोई डाटा को बार बार लिखते हो, ठीक है, ऐसे लेयरिंग होती है। देखिए कोई डाटा को बार बार लिखते हो तो कंप्यूटर क्या होता है, अपने पास उसको फीड कर लेता है। मतलब फिर जब आप उसको टाइप करने की कोशिश ही करते हो, पहला ही अच्छा दबाते हो, तुरंत आपको दे देता है। मतलब कि कंप्यूटर को क्या करने के, उसकी स्पीड को बूस्ट कर देगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। समझ में आया? बढ़ेगी कि नहीं? और L2 में उससे कम उपयोग होने वाले वर्ड को रख लेता है, L3 में उससे कम उपयोग होने वाले वर्ड को रख लेता है। मीन्स कि दोस्तों हाँ, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले वर्ड L1 में, उससे कम L2 में, उससे कम L3 में। ठीक, समझ में आया? देखिए आप इसको, कैच मेमोरी इज द मिडिल पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी एंड सीपीयू। किसके किसके बीच में रहती है? मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में क्या लगा रहता है? कैच लगी रहती है। समझ में आया? कैच मेमोरी लगी रहती है। कैच मेमोरी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच का भाग होता है। The function of cache memory is to remove the speed barrier between the main memory and processor.
इट इज यूज एज अ टेम्पररी स्टोरेज। मैंने अभी जो समझाया वही कह रहा है। यहाँ पे देखिए कैच मेमोरी का अर्थ है मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच में गति या अवरोध को दूर करना होता है। इसका उपयोग अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। कैच मेमोरी प्रोसेसर और रैम के मध्य ब्रिज का कार्य करती है। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस ऑफ मेमोरी एक्सेस टाइम थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ये है तीर लगा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेशियो। यहाँ पे रजिस्टर मेमोरी है, ठीक है, सबसे फास्ट। यहां से नीचे से ऊपर मैंने तीर लगा रखा है ना, ये तीर ऐसे लगा रखा है जो ये देखिए, मतलब नीचे से ऊपर इसकी स्पीड तेज होती है और यहां पे इसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ती है। इधर स्टोरेज लगा देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। रजिस्टर सबसे फास्ट, उसके बाद कैच, उसके बाद मेन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। ये सब देखिए प्राइमरी मेमोरी आपकी मेन मेमोरी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क का और मैग्नेटिक टेप, ये सब आ जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूरा मेमोरी इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैंने नोट्स दे रहा हूं, इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। आपको जरूरत होगी आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि हमको नोट्स चाहिए, मैं इसकी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए सेकेंडरी मेमोरी यार एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू द स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पैरामीटर डाटा। मतलब क्या कह रहा, मैंने पहले बोला सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं ना, सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बड़ी मात्रा में अस्थायी डाटा को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका पार्ट सेकेंडरी मेमोरी का, ये इतना पार्ट है आपका सेकेंडरी मेमोरी का जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसीलिए चार्ट लगाया हूं। इसी को बोलते हैं क्या, स्टोरेज मेमोरी। अब प्राइमरी हो गया, स्टोरेज मेमोरी समझ में है। अब आगे चलते हैं। हार्ड डिस्क सबसे पहले आया, देखिए हार्ड डिस्क इज द टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, इट इज द शेप ऑफ सर्कुलर प्लेट। ये कैसा होता है, सर्कुलर प्लेट होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द हार्ड ड्राइव एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। इट यूज मैग्नेटिक पार्टिकल्स टू कलेक्ट डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यह वृत्ताकार प्लेट के आकार का होता है। यह हार्ड ड्राइव व हार्ड डिस्क ड्राइव भी इसे कहते हैं। यह डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल्स का यूज करता है। ये वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे 120 जीबी में 128 में आता है, 256, 512, 1024 से 248, जितना भी आगे बढ़ाते समय सब में आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगा। समझ में ये हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए। सीडी रोम आ गया। सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। देखिए सीडी रोम इज आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल डिस्क। द डाटा इज द परमानेंटली इम्प्रिंटेड ऑन दी ऑप्टिकल डिस्क। मतलब इसमें एक बार फीडिंग होती है ना, आप इसको यूज किया, आप इसको कभी देखे हैं, आप पहले आता था दोस्तों, अब आप नए जनरेशन के हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर में एज का बहुत बड़ा बाउंडेशन है, तो पुराने अभ्यर्थी नहीं देखे होंगे, जो देखे होंगे बहुत अच्छी बात है। सीडी रोम इज आल्सो कॉल्ड द वार्म डिस्क। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, वार्म डिस्क, राइट वंस रीड मेनी, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। सीडी रोम को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डाटा को अस्थायी रूप से अंकित किया जाता है। सीडी रोम को वार्म डिस्क भी कहते हैं। देखिए सीडी रोम वाज डेवलप्ड इन 1982। जितना काम की चीजें पूरा आपके सामने है। बाय द जापानीज कंपनी, कौन किया था, डिनोन ने किया था। डिनोन कंपनी ने इसको बनाया था। बट इट वाज फर्स्ट यूज इन ईयर 1990 में। कब किया गया, 1990 में इसका पहली बार यूज किया गया। ये दोस्तों 2000 के करीब मतलब आगे पीछे आप जोड़ लीजिए, ठीक है, इधर और इधर, ये बूम पे था। ये कब था, बूम पे था। सीडी और डीवीडी,
सीडी और डीवीडी, ध्यान रखिएगा, डीवीडी भी आएगा। सीडी रोम का विकास 1882 में जापान की कंपनी डेनन ने किया था, परंतु इसका प्रथम उपयोग वर्ष 1990 में किया गया था। यह है दोस्तों आपका सीडी रोम। ठीक है, आप सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क से आप लोग जानते थे, लेकिन इसका फुल नाम है सीडी रोम। आगे चलते हैं, सीडी रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, उसमें तो एक बार डाटा फीडिंग होता है। इसमें इरेज करने के बाद दोस्तों फिर से इसमें डाटा को आप रीराइट कर सकते हो। इरेज कर दोगे और फिर से इसको रीराइट कर दो, ठीक है। यहां पे देखिए, CDRW इज आल्सो नोन एज इरेजेबल डिस्क। CDRW को इरेजेबल डिस्क के नाम से जाना जाता है। द डाटा कलेक्टेड इन दिस कैन बी डिलीटेड और चेंजेज टू राइट CD-ROM। You must have the CDRW सॉफ्टवेयर एंड CDRW ड्राइव। मतलब इसमें स्टोर डाटा को मिटाया या परिवर्तन किया जा सकता है। CDRW पर लिखने के लिए आपके पास CDRW सॉफ्टवेयर और CDRW ड्राइव अवश्य होनी चाहिए, जो आपके कंप्यूटर में लगी होती है। ठीक है, जो कंप्यूटर में यहाँ पे ऐसे लगी होती है। अब तो बहुत सारे कंप्यूटर में नहीं आती है, ठीक है, तो अलग से भी इसको खरीद के यूज किया जा सकता है। जिसको जरूरत है, जिसको नहीं जरूरत है, क्या इसका स्थान पेन ड्राइव ले लिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पेन ड्राइव। ठीक, नेक्स्ट पेन ड्राइव आ भी गया, ये लीजिए। नेक्स्ट मैंने टॉपिक पेन ड्राइव ही रखा है शायद। इट इज आल्सो नोन एज अ फ्लैश। इट कैन बी कनेक्टेड टू द USB पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसे फ्लैश के नाम से जाना जाता है। इसे कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। थ्रू पेन ड्राइव द यूजर कैन इजिली ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, वीडियो एंड नोट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ EEPROM। या किसका एग्जांपल है? EEPROM का है। मैंने अभी बताया था ना कि ये रोम में जो 3 पार्ट, कौन सा? एक होता है PROM, ठीक है, PROM, EPROM, ठीक, EPROM, और यहाँ पे EEPROM था, ठीक है। EEPROM इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का ही ये क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल है। पेन ड्राइव के द्वारा उपयोगकर्ता दस्तावेज, संगीत, वीडियो, नोट्स का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। पेन ड्राइव EEPROM का एक उदाहरण है, ये देखिए। यह है तोशिबा कंपनी की 32 GB की पेन ड्राइव आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। आगे मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक। मैग्नेटिक टेप, मैं एक भी बार चैनल में भी नहीं बोलता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट में ही बोलता हूं। जिन अभ्यर्थियों को अच्छा लगता है तो वो कर लेते हैं, नहीं अच्छा लगता वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मैं फ्री पढ़ाता हूं। उनको पैसे देने की आदत है, वो पैसे दे के इतना अच्छा मटेरियल कहीं नहीं पाएंगे। ढूंढ लेंगे तो बताएंगे मुझे कमेंट में कि सर यहाँ है मटेरियल, लेकिन झूठ नहीं बोलिएगा। यहाँ पे देखिए, और जहां से क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा आप। इट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग, ठीक है, नॉन ज्वाइंटेड स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, half an inch wide on which a layer of reformatic material is coated. We call the strip or tape. समझ में आया? इसमें आधा इंच का चौड़ा प्लास्टिक का बिना जोड़ वाली पट्टी होती है। मतलब चौड़ाई तो फिक्स होती है, देखिए ये है टेप, इसकी चौड़ाई तो फिक्स होती है। ये अरे यार, तीर भी कैसे लग जाती हैं। चौड़ाई फिक्स, अब इसको कितना भी आप लंबा बढ़ाते जाओ, कोई इसकी लिमिट नहीं, ठीक है। इसमें आधा इंच चौड़ी प्लास्टिक का बिना जोड़ वाली पट्टी होती है, जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यहां से क्वेश्चन बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। इस पट्टी को ही हम टेप कहते हैं। किसका कौन सा मटेरियल रहता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है। यहां पे देखिए, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मैग्नेटिक टेप प्रोसेस
डाटा और डॉक्यूमेंट सिक्वेंशियली, मतलब यह सेकेंडरी स्टोरेज का सबसे पुराना प्रारूप है दोस्तों। मैग्नेटिक टेप डाटा और डॉक्यूमेंट्स को सिक्वेंशियली रूप से संसाधित करता है। यह है मैग्नेटिक टेप आपका। ये आपके जमाने में नहीं था, ये बहुत पहले चलता था। इसी में बहुत सारी कहानियां होती थी दोस्तों। जो लाउड स्पीकर आपको याद हो, लाउड स्पीकर अभी भी लगते हैं। संगम लगा है दोस्तों, संगम में स्नान करने जाइए, ठीक है, संगम में स्नान करने जाइए, वहां लाउड स्पीकर आप देख लेंगे, वही है दोस्तों लाउड स्पीकर। पहले लाउड स्पीकर और मशीन में ये सब यूज होता था बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके रेल भरी रहती थी, ये देखिए यहाँ पे ये है यही रेल, ये यहाँ उठा के रखिए, ठीक है। और इस डिब्बे में, ऐसे डिब्बे में ये मिलती थी, सोनी का डिब्बा होता था। सोनी कहाँ की कंपनी है? जैपनीज है, ध्यान रखिएगा, जैपनीज है। सारा चीजें देखो जापानी इन्वेंशन करता है, ठीक। मैक्सिमम इस तरीके की चीजें का यूनिक जो है देश है वो जापान है। यहाँ पे अब डीवीडी देखिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी इज कॉमनली यूज इन मूवीज, वीडियो सॉन्ग एंड वेडिंग। मतलब कि देखिए जो सीडी था वो कितने में आता था? 700 MB में, ये शायद में कहीं नहीं बताया, 700 MB। अब इसमें मैं पहले ही बता देता हूँ, डीवीडी 4.7 GB आपका लिखा रहता था, मतलब इसमें 2-3 मूवियां आ जाती हैं अच्छी अच्छी, ठीक है, समझ में आया आप। द डीवीडी डिस्क इज सर्कुलर इन शेप, ठीक। डीवीडी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी का उपयोग जनरली मूवीज, वीडियो, सॉन्ग्स एंड वेडिंग रिकॉर्डिंग इत्यादि में किया जाता है। डीवीडी डिस्क का आकार सर्कुलर होता है, ठीक है। यह है आपका डीवीडी। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक। फ्लॉपी डिस्क आप देख लीजिए, फ्लॉपी डिस्क आर प्रोड्यूस्ड बाय द कोटिंग a layer of magnetic oxide over a flexible plastic sheet. A floppy disk has a read-write head which writes and read data by the touching the surface of the floppy. मतलब फ्लॉपी डिस्क एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शीट के ऊपर चुंबकीय ऑक्साइड की परत चढ़ाकर तैयार की जाती है। फ्लॉपी डिस्क का एक रीड राइट हेड होता है। ये पहले के कंप्यूटरों में लग के आती थी, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फ्लॉपी डिस्क आपके कंप्यूटर में नहीं है, जो फ्लॉपी के सरफेसेस से स्पर्श करके डाटा को रीड राइट करता है। फ्लॉपीज आर 2 कॉमन साइज है, ध्यान रखिएगा, एक 3.5 इंचेज और दूसरा है 5.25 इंचेज का डायमीटर। फ्लॉपी 2 कॉमन आकार का आती है, जिसका व्यास है 3.5 और 5.25। देखिए दोस्तों, ये वाले यहां से भी क्वेश्चन और एग्जामों में बनते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन इतना हल्का नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये है फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट फ्लैश मेमोरी में आ जाते हैं। फ्लैश मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड द फ्लैश रैम। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड आफ्टर बीइंग इरेज। मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये फ्लैश ड्राइव रैम प्लस रोम दोनों का कॉम्बिनेशन रूप होता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी को फ्लैश रैम भी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी को इरोज कर दोबारा प्रोग्राम किया जाता है। फ्लैश मेमोरी का सामान्य उपयोग कंप्यूटर के रोम में व्यवस्था को स्टोर करना है। यहाँ पे देखिए मेमोरी यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ओनली 2 डिजिट 0 और 1 आर कॉल्ड इन मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है और मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के मूलभूत लैंग्वेज होती हैं। कंप्यूटर मेमोरी के सबसे स्मॉल यूनिट बिट होती है। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन से पहले इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले आप इससे 8 बिट्स बराबर क्या होता है, थोड़ा सा फार्मूला जरूरी है, 1 बाइट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेंगे 8 बिट्स। अगर 4 बिट्स बराबर मैं बोलूं तो 4 बिट्स बराबर 1 निबल, ठीक है। तो 2 निबल बराबर 2 निबल फिर किसके बराबर होगा? 2 निबल 8 बिट्स के बराबर होगा, 8 बिट्स के बराबर होगा। इसी को या 1 बाइट्स कह दो, या 1 बाइट्स,
ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए 1024 बाइट्स बराबर 1 केबी के, किलो बाइट के, तो 1024 केबी बराबर 1 एमबी के, ठीक है। फिर 1 एमबी बराबर इधर नहीं एमबी लिखना है, अब 1024 एमबी बराबर, ठीक है, 1024 एमबी होता है 1 जीबी, ठीक है। और फिर 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, आप में आता है ना 1 टीबी। अब फिर 1024 टीबी बराबर टेराबाइट, फिर उसके बाद गीगाबाइट ना, 1 जेडबी, ठीक है। अब आगे आप देख लीजिएगा, यहां पे एक चीज और देखिए, यहां पे ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। और इसमें मतलब जो भी कंप्यूटर में देखिए हाँ, एक बात बताइए, जो हमारे पहले कंप्यूटर थे, ठीक है, जो हमारे पहले कंप्यूटर थे उनमें क्या रहता था, वो प्रोसेसिंग किस पे करते थे, वो प्रोसेसिंग जो हमारे जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसकी जो लैंग्वेज थी वो 0 और 1 की ही लैंग्वेज थी। थोड़ी सी बातें बता देता हूं, 0 और 1 की ही लैंग्वेज थी, और उस 0 और 1 में, ठीक है, ही लैंग्वेज में इनको काम करना था, इसीलिए इसको मशीन भाषा की लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। और ये मशीन भाषा कंप्यूटर की भाषा होती, मशीन भाषा पे ही काम करता, मतलब कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा ही समझता है, वो 0 और 1 की भाषा ही पे वो काम करता है। तो अब आप किस में लिखते हो, आज की जनरेशन के कंप्यूटर हाई लेवल HLL पे लिखते हो, लेकिन वो जो है मशीन लैंग्वेज ही समझते हैं, वो मशीन लैंग्वेज ही समझते हैं, मतलब 0 और 1 ही लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन इनके बीच में ट्रांसलेटर आ जाते हैं। जैसे कंपाइलर आ जाता है, इंटरप्रेटर आता है। कंपाइलर क्या है, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज, और इंटरप्रेटर का क्या है, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते हैं। तो अब आ जाइए यहाँ पे और इसको मैं थोड़ा सा और इसमें फार्मूला बता देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट जेडबी लिख दूंगा तो आप जो है दिक्कत में आ जाएंगे ना। तो डायरेक्ट जेडबी से अच्छा है कि मैं जो है यहाँ पे क्या करूँ, इसको हटाऊं और जेडबी तक ले चलूं, ठीक है। चलिए 1000 टीबी बराबर पहुंच चुके थे, 1000 टीबी बराबर 1 पीबी पे आ जाइए, और फिर 1024 पीबी बराबर 1024 पीबी बराबर, ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा पे, ठीक है। 1 ईबी के, ईबी क्या है, एक्साबाइट है, और पीबी क्या है, पेंटाबाइट है, टी क्या है, टेराबाइट है। 1024 ईबी 1024 ईबी, ये क्या है, एक्साबाइट को क्या, एक्साबाइट के क्या होता है 1 जेटाबाइट, मतलब यहीं तक मैं बताना चाह रहा था कि जेडबी, अब इससे आगे भी बताऊंगा। 1024 जेडबी बराबर क्या होता है, योटाबाइट, 1 योटाबाइट। 1024 वाईबी बराबर क्या होता है, योटाबाइट के बाद 1 ब्रोनोबाइट, 1 ब्रोनो बीबी, ठीक है। तो 1024 बीबी बराबर क्या होता है, 1024 बीबी, बीबी का अलग अर्थ ना समझिएगा, ब्रोनोबाइट होता है, नहीं हाँ ब्रोंटोबाइट, तो ये 1 जियोप बाइट होता है, एक जियोप बाइट, यहां से ज्यादा आपका नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में चलता हूं, जहां जहां से क्वेश्चन है, ठीक है। आंख मूंदेंगे हवा में उड़ा देंगे, ये क्वेश्चन सब करवा चुका हूं। देखिए यहाँ पे अब आपको ईईपीरोम पता है कि ईईपीरोम क्या होता है, ईईपीरोम पता है ना कि ईईपीरोम क्या होता है। ईईपीरोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्राम, मतलब पहला का चौथा आप फिट कर लीजिए, ये देखिए आ गया। डी रैम क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी,
ठीक। डायनेमिक, इसमें रिफ्रेश की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये कहाँ गया, ये देखिए गया। फ्लैश वोलाटाइल मेमोरी नीडेड द कांस्टेंस रिफ्रेश, इससे ज्यादा आपको मिलाने की जरूरत है क्या, 2 ठो मिला लिए बहुत है। देखिए पहला का चौथा है और किसका डी का क्या है दूसरा, ये देखिए चौथा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपके वहां आए थे लेकिन आप कर नहीं पाए हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़े नहीं थे। अब देखिए यहां पे 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, यहां पे सब में 1 आप कर लीजिए, 1 किलोबाइट 1 टेराबाइट। अभी फार्मूला पढ़े ना, तो 1 किलोबाइट बराबर 1 केबी बराबर कितना होता है, 1 केबी बराबर क्या होता है बताइए। अरे 1024, अब मैं आपको फार्मूले पे नहीं ले चलूंगा, 1024 बाइट्स 1 केबी था, तो ये तो पहले ही सही हो गया। तो देखिए पहले का पहला कहाँ है, ये बी ऑप्शन सही है। अब यहां पे देखिए और 1000 जब आप ये समझ में आ गया। अब फिर आप जब लिखे थे कि 1024 केबी बराबर 1 MB लिखे थे ना, और फिर 1024 MB बराबर 1 GB लिखे थे, 1 GB लिखे थे। तो 1024 केबी यहाँ कहीं है, 1024 केबी तो हो गया, 1024 1 केबी 1024 बाइट्स हो गया। अब यहाँ पे दिया गया 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB 1024 MB, ये देखिए ये दूसरा मिल गया। तो और मिलाने की जरूरत नहीं, बी ऑप्शन सही है। हवा में उड़ गया क्वेश्चन। अब यहां पे आ जाइए, 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं लास्ट पेपर में, ठीक है। रैम क्या है, SSD क्या है, CPU क्या है। रैम क्या है, रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक। रैम वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब कि ये प्रोसेस करती है, ठीक। तो इसको रैम हमारा वोलाटाइल मेमोरी, तो इसमें नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन है, SSD है। नॉन वोलाटाइल परमानेंट डाटा कौन करता है, SSD करता है। मतलब C का क्या है, चौथा, C का चौथा, इसमें देखिए C का चौथा, यहां पे एक मैच कर गया हमारे पास, समझ में आया। यहां पे हमारे पास एक मैच कर गया पहले वाले में, ये वाला हमने मैच करा लिया, C का चौथा। अब देखिए CPU क्या है, डेडिकेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड विजुअल डाटा। रैम फिर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड द प्रोसेस डाटा, मतलब कि डी का कौन सा हो गया, डी का दूसरा पहुंच गया, ये देखिए डी का दूसरा है, ठीक है, समझ में आया। और रैम द टेम्पोररी डाटा स्टोरेज फॉर एक्टिव प्रोसेसिंग, मतलब इसका क्या हो गया, पहला हो गया। तो बी का पहला, बी का ये देखिए पहला आ गया। तो फिर ए का कौन सा बचा, तीसरा बचा, ये लगा लिए तीसरे, डेडिकेटेड प्रोसेसिंग ग्राफिक्स मतलब GPU, ठीक है, प्रोसेसिंग विजुअल डाटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। हवा में उड़ गए सारे, हाँ, कहीं से क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे जाएंगे नहीं, आप इसको तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए बस। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।